हेलो गाइस। देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की हमारी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। मैं उसको कवर कराने का आपको ट्राई कर रहा हूँ और पूरी इंडियन पॉलिटी लाइन बाय लाइन मैं इसमें कवर कराऊंगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम में जो आरपीसी भी है या कोई भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस इजी लैंग्वेज से नहीं आ रहे हैं, लैंग्वेज टफ आ रही है। तो हमें बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। इसी के बिहाफ पर मैं ये पूरा का पूरा कोर्स लेके आया हूँ। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक का आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य, यानी संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। मतलब इमरजेंसी किस लिए जरूरी है, वो हमें देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, तो ये उद्देश्य ध्यान रखना। क्या पता ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन बन जाए कि उद्देश्य क्या है इमरजेंसी लगाने का, तो ये उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। अब देखो, इसके बाहर की बातें अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन इस किताब की बातें ही पढ़ेंगे और यही मोर देन इनफ है अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो देखिए ये क्या कर रहा है, औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखो, सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में है। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय पर परिस्थिति के अनुसार एकात्म व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना, दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करे, परंतु आपातकाल में यह एकात्म व्यवस्था के रूप में कार्य करे। समझ गए ना। देखो, सामान्य जो व्यवस्था होगी उसमें क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों को अपने अपने अधिकार पता हो। ठीक है, और एकात्म व्यवस्था में क्या होगी कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और वो सब क्यों किया जाएगा कि हमारे देश में, हमारे इन मतलब देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे। समझ गए ना, क्लियर बात समझ में आ गई। तो सामान्य स्थिति में हम संघीय बने रहेंगे मजबूत केंद्र के साथ, संघात्मक व्यवस्था इसीलिए हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्देशित किया गया है। अब ये बड़े ध्यान से समझिएगा इधर इस लाइन से। ठीक है, युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल। देखो, ये जो ऊपर लगे हुए थे ना, इनका मतलब होता है कुछ चेंजेस हुए हैं। ये जो नंबरिंग आती है तो उनको अपन नीचे पढ़ लेंगे। देखो, युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, नेशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल घोषणा वाक्य प्रयोग करा। ठीक, अब आगे सुनना। यहाँ से ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। अभी देखो, ये 3 का मतलब ये है कि सशस्त्र विद्रोह उक्ति को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पारित किया गया। यह परिवर्तन मूल उक्ति आंतरिक विघटन के स्थान पर था। देखो, संविधान जो मूल संविधान था ना, उसमें युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर था आंतरिक विघटन। ठीक है, आंतरिक असंतोष भी बोल सकते हैं। इसमें क्या था, इसी के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। समझ में आई बात, क्लियर हुई। इसी का आधार लेकर, इसीलिए इसको जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, 44वां संविधान संशोधन करती है, और वो क्या करती है, इस जो आंतरिक अशांति है ना, इसकी जगह लिखवाती है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए आगे, इतनी बातें समझ में आपको आ जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे चलने में देखो, सबसे पहली बात ये होगी। दूसरा ये है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की राष्ट्रपति शासन 356 के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसको हम संवैधानिक आपातकाल बोलेंगे, जिसको अपन राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है भारत की वित्तीय स्थायित्वता या साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। देखो, ये बहुत ही खतरनाक आपातकाल है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें बहुत अलग हो जाएंगी, मतलब जो फाइनेंशियल चीजें हैं ना, वो स्थायित्व नहीं रहेगा उनका। क्लियर हुई।
तो दुआ करिएगा ये वाला आपातकाल तो कभी लगे ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं घोषणा के आधार। देखो घोषणा के आधार क्या क्या हो सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा भारी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की सकता है। अब इस बात को ध्यान रखना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, देखो सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और भारी आक्रमण। ठीक, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध तथा भारी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है यदि वह समझे कि उनका आसन खतरा है। ठीक है, ये भी कर सकता है। राष्ट्रपति युद्ध, भारी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह अथवा आसन खतरे के आधार पर वह विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या न की हो या किसी उद्घोषणा लागू हो। ठीक है, यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इस बात को ना एक बार दोबारा पढ़ो। देखो, राष्ट्रपति युद्ध, भारी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह अथवा आसन खतरे में, यानी उसका खुद का आसन खतरे में रहता है, आधार पर वह विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है। ठीक है, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या न की हो या ऐसी उद्घोषणा लागू हो। ठीक है ना, पहले से कोई घोषणा की हो या न की हो या लागू हो, तब भी वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। और यह प्रावधान कब लाया गया, 1975 में लाया गया। ठीक है, अगला है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध तथा भारी आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे भारी आक्रमण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई बात है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध तथा भारी आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे भारी आपातकाल के नाम से जाना जाता है। यानी दो कारण, युद्ध और भारी आक्रमण, तो भारी आक्रमण कहा जाएगा। दूसरी ओर जब उसकी घोषणा शस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाएगा। इतनी बातें एक बार आप मोटा मोटा देख लीजिएगा। अब देखिए, अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल उसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे भारत में भी लागू हो सकती है या पर्टिकुलर किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल का लागू करने का अधिकार प्रदान किया था। समझ गए ना, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया था। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, यह मैं पीछे बता चुका हूँ, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट था, बिल्कुल विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44वें संशोधन के अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को शस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। क्लियर हुई बातें। अतः अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया। ठीक है, किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। अब देखो, जब इसने इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, तब उन्होंने क्या करा कि सुबह मंत्री जितने भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको बुलाया और बोला कि आज से इमरजेंसी है। इसीलिए ये चीज डाली गई जब 44वें संविधान संशोधन हुआ कि केवल मंत्रिमंडल यहाँ, अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो मंत्रिमंडल है ना, ये पूरे संविधान में एक जगह यूज हुआ है, वो यही हुआ है 352 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र है बट मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि प्रधानमंत्री की सलाह से। समझ गए ना, ये मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन को कैसे भी स्टेटमेंट बेस पे दें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर हुई बातें, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, न कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस उद्घोषणा के बारे में बताया। समझ गए, ये बात मैं बता चुका हूँ। 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था। समझ गए ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगानी शुरू करी थी ना, उससे पहले उसने कुछ चेंजेस करे थे संविधान संशोधन में, तो इसीलिए उसने ये चेंजेस लेके आई कि 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें उसको क्या कहा कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ठीक है, फिर 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया कि
जैसे मोरारजी देसाई की सरकार आती है वो सबसे पहले इसको खत्म करती है। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा को कि वह पूरी तरह बाहरी प्रभाव तथा असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर की गई हो तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। समझ में आई बात कि आपने मोटा मोटा आप ये समझो, नेशनल इमरजेंसी को जब 38वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम हुआ तब उसने क्या करा, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। फिर मोरारजी देसाई की सरकार आती है, वो इसको जुडिशियल रिव्यू के ये बात मतलब इसको अंदर कर दिया न्यायिक समीक्षा के अंदर। फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का हुआ, उसमें नेशनल इमरजेंसी को कहा कि अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी विवेक का इस्तेमाल करके नहीं लगाई गई, हठधर्मिता से लगाई गई, तो इस आधार पर इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्लियर हुई बातें? आगे देखिए, संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। क्लियर हुई बातें? ठीक है, प्रेसिडेंट ने लगा दी इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। 1 माह ध्यान रखना, ठीक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदित किए गई के लिए दी गई यह सीमा 2 माह थी। संविधान में जब मूल संविधान बना था तब इसमें ये 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। बात समझ में आ गई? मोटी मोटी बात यह है कि मान लो लोकसभा का विघटन हो जाता है, तुम्हें ये पता ही है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, लोकसभा का विघटन हो गया, तो जब नई लोकसभा बैठेगी तो उसके 30 दिन के भीतर हमें उसकी उद्घोषणा लेनी पड़ेगी। समझ गए ना? प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल की, समझ गए ना? इस बीच में हम राज्यसभा से क्या कर लेंगे, अनुमोदन ले लेंगे, तब जाके वो मान ली जाएगी। समझ गए बात? अब इसमें 1 सेकंड पीछे जाते हैं और जो ये 2 चेंजेस हैं वो देख लेते हैं। 1 सेकंड, देखिए 1 सेकंड। हाँ, ये देखो, आर्टिकल 352 मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या करता है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मिनर्वा बना के 1980 का है, ये अपने बता चुके हैं, ठीक है। अब आगे ऊपर आ जाओ चीजों में, क्लियर हुई? देखिए, यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। समझ गए? अगर दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया तो आपातकाल कितने महीने तक रहेगा? 6 माह तक, तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने? अनंत काल तक। आवधिक संसदीय अनुमोदन का ये प्रावधान भी कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता है। ये बात समझ गए ना? जब मूल संविधान बना था ना, तो आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता है, किंतु यह लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल को जारी रखने के अनुमोदन के बिना हो जाता है। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा इसके जारी करने का अनुमोदन कर सकती है। मतलब मोटा मोटा तुम ये समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि देखो, पहले क्या करेगा, मोटा मोटा आपको ये समझना है। पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपना उद्घोषणा कर देगा, उसके बाद संसद से अनुमोदन लिया जाएगा। संसद से अनुमोदन कैसे? जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अब इस केस में देखना कि लोकसभा अगर कहीं विघटित हो जाती है तो जब नई लोकसभा बनती है तो उसके 1 महीने में अनुमोदन लिया जाएगा। इस बीच हम राज्यसभा से अनुमोदन ले लेंगे, हो गया। उसके बाद में अगर एक बार इमरजेंसी लग गई तो ये कितने महीने तक रहती है? 6 मंथ तक रहती है। क्लियर हुई? 6 मंथ तक रहती है। फिर दोबारा हम इसको कब तक, कहां तक चला सकते हैं? 6 महीने करके इसको हम अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं, और हर बार हमें क्या लेना पड़ेगा? संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। क्लियर हुई बातें? नहीं हुई? चलो क्लियर है। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा उसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। समझ गए ना? आपातकाल की उद्घोषणा तथा उसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो। विशेष बहुमत क्या होता है? समझ गए ना? देखो, विशेष बहुमत मोटा मोटा ये समझ लेना, हमें कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत मतलब कैसे? जैसे मान लो 50 सदस्य हैं तो हम कैसे करेंगे? 25 तो आधे प्लस 1, ये तो हो गया, यानी कुल सदस्यों का बहुमत यही होता है। और एक होता है
उपस्थित व मतदान करने वाले, मान लो उस दिन कितने उपस्थित हैं, 40, ठीक है, उपस्थित 40 उपस्थित हैं भाई, 50 सदस्य हैं, 40 उपस्थित हैं, करने वाले 2/3, इसका 2/3 निकाल लो, इसका 2/3 निकाल लोगे तो लगभग 26 के करीब आएगा ना। तो उसका जो 26 है, ये दोनों अगर सिचुएशन पैदा होती है तब हमको क्या मानेंगे, विशेष बहुमत मानेंगे, ठीक है। इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ये विशेष बहुमत कब लाया गया, ये ध्यान रखना, ये विशेष शब्द लाया गया है 1978 में, 44वें संशोधन में। पहले जो उसका संविधान में, जो मूल संविधान में इसकी विशेषता थी वो थी साधारण बहुमत। अब देखो ये खिचड़ी बन रही है, बट जैसा भी करके तुम इसको पढ़ना, एक बार दोबारा रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। क्लियर हुई बातें? चलो अब देखो उद्घोषणा की समाप्ति की हम कुछ बातें पढ़ लें। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, समझ गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है कि जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। क्लियर? यह सुरक्षा उपाय भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया। संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता था तथा लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं है, समझ गए ना। 1978 के 44वें संशोधन ने यह व्यवस्था की कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य है ना, स्पीकर अध्यक्ष, ठीक है ना, को अथवा राष्ट्रपति यदि सदन नहीं चल रहा है तो लिखित रूप से नोटिस दे तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन को विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। समझ गए ना मेरी बात? मोटी मोटी बात यह है कि अगर मान लो कोई भी सरकार नेशनल इमरजेंसी नहीं हटा रही है और वो मनमाने तरीके से कर रही है, तो उसके लिए क्या उपाय? उसके लिए उपाय है कि साहब जो लोकसभा ना, उसके 1/10 सदस्य या तो अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देंगे और एक विशेष बहुमत बुलाएंगे और साधारण बहुमत से वो पास करवा लेंगे, तो क्या हो जाएगा साहब, तो नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। अब देखो ये समझना, उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव से निम्न दो तरह से भिन्न है। यानी उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव, तो उद्घोषणा को अस्वीकार करना है या फिर उसको जारी करने के दो तरह से भिन्न है। पहला केवल लोकसभा से पारित होना आवश्यक, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता है। समझ गए ना? मतलब जब हम उद्घोषणा की बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, और जब हम बात करते हैं कि इसको हटाना है तो केवल लोकसभा ही काफी रहेगी। पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जा सकता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाएगा। समझ गए ना? पहले को हम साधारण बहुमत, यानी कि जब हमें हटाना है तो हमें साधारण बहुमत काफी रहेगा, लेकिन जब हमें लगाना है तो विशेष बहुमत चाहिएगा। समझ में आई मोटी मोटी बातें कैसे भिन्न है? ठीक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखो। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र तथा दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन परिणामों में निम्न 3 वर्गों में रखा गया है। देखो प्रभाव है, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है लोकसभा के टाइम, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों बातें आपको बड़े ही प्यार से समझनी चाहिए। पहला हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होता है। इनका अध्ययन 3 शीर्ष के अंतर्गत किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय। यानी हमारी कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब वित्तीय पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ गए? अब मोटा मोटा समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसका सार आपको बता दूंगा। देखो कार्यपालिका क्या होगी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के तरीके के संबंध में निर्देश देने तक हो। ठीक है, सामान्य समय में केंद्र राज्य को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है। मोटा मोटा देखो इसको ऐसे समझना कि एक सवाल करूंगा आपसे, उसका जवाब आप खुद दोगे कि क्या सामान्य स्थितियों में हम केंद्र जो है या फिर केंद्र जो है राज्य को कोई निर्देश दे सकता है, तो आप कहोगे नहीं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो दे सकता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पूरे का पूरा किसका निर्देशन हो जाता है, केंद्र का। समझ गए ना? तो यही बात इसमें कही है कि सामान्य समय में केंद्र राज्य को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी लेकिन उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई नहीं बात? ये ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट बेस पे डाल देंगे कि पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगी और उसको निलंबित किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। समझ गए ना? चलिए अगला है कि विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए विधायिका पर जो प्रभाव पड़ेगा ना,
वो आपको समझने की जरूरत है कि विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना आप, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, राज्य सूची, मुझे सीधा सा सवाल वही पीछे वाला सवाल कि क्या हम सामान्य स्थिति में, देखो 3 विषय होते हैं अपने को पता ही है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। अब सीधा सा बात है, संघ सूची पे केंद्र बनाएगा, संवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे, और राज्य सूची पे राज्य सूची बनाएगा, एक्सक्लूसिव है। अब पॉइंट ये है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून नहीं बना सकता, समझ गए। लेकिन क्या होता है, यद्यपि किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता, यह संसद की असीमित शक्तियों का प्रभाव है, समझ गए ना। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है, समझ गए। पॉइंट मोटा मोटा ये है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को या केंद्र को अधिकार मिल जाता है क्या करने का, कोई भी विधायी बनाने का। याद रखना, उसकी विधायी शक्ति बनाने का जो शक्तियां है, विधायी शक्तियां जो विधायिका की विधायी शक्ति बनाने का, जो कोई भी विधि बनाने का जो शक्ति है ना, वो निलंबन नहीं होगा, है ना, वो निलंबन नहीं होगा। जैसे ऊपर पूरी की पूरी राज्यसभा, राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती, ऐसे ही इसकी विधायी शक्तियां निलंबित नहीं हुई। ठीक है, समझ गए ना। अगला इंपॉर्टेंट बात तीसरी है, अच्छा अगले ये देखो ऊपर, हाँ, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, समझ गए। अगर मान लो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी, राज्य सूची के विषय पर किसने, संसद ने कानून बना दिया, तो वो मैक्सिमम कितने महीने तक, 6 महीने तक रहते हैं। क्लियर हुई। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तब यदि संसद का सही सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी आदेश जारी कर सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी आदेश जारी कर सकता है, समझ गए ना। मतलब तुम्हें समझ लेना कि राष्ट्रपति आदेश जारी भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र, है ना, केंद्र या उसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर उसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानून को लागू करने की शक्ति तथा कर्तव्य प्रदान कर सकती है, समझ गए ना ये बात। एक बार दोबारा पढ़ लो नहीं समझे तो, कि इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो संसद है ना, नेशनल इमरजेंसी लगी है, केंद्र अथवा उसके अधिकारी तथा प्राधिकारी को संघ सूची से बाहर संघ सूची के बाहर के विषयों पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानून को लागू करने की शक्ति का कर्तव्य प्रदान कर सकता है, समझ गए ना। अगला 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित 2 परिणामों जैसे कार्यकारी विधायी का केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तार होता है। ये 1976 में बोला, ठीक है, कार्यकारी और विधायी कानून। अब बात करते हैं विधि की। देखो, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। देखो, करों का संवैधानिक वितरण हमें पता है कैसे होता है, ठीक है, उसमें संशोधन कौन कर सकता है, ये कर सकता है अपने राष्ट्रपति साहब, जब नेशनल इमरजेंसी वित्तीय इमरजेंसी लगी हो। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों के दिए जाने वाले धन, यानी कि जो केंद्र से राज्यों को जो धन दिया जाता है वो कम या समाप्त कर सकता है। एक फिक्स अमाउंट देता है हमेशा केंद्र। कैसे, तुम ये समझ लेना कि जैसे मान लो कि जो भी चीज़ है ना फिक्स अमाउंट देता है, जैसे अभी लगभग शायद 42 या 43% की अप्रोक्स लगता है टोटल, तो वो हम केंद्र किसको देती है, राज्य को देती है। तो उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कब, जब वित्तीय इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। ऐसे संशोधन, एक सेकंड कहाँ है, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड, चलिए, समझ गए ना। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेंगे। जब वित्त वर्ष रहेगा ना, वित्त वर्ष अब तुम्हें पता ही है कब शुरू होता है, वित्त वर्ष तक जारी रहेंगे, जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाता है, समझ गए। अब है लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल। अब इसको समझो, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य काल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए कितनी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी एक बार में हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, पहली बात। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 1977 का कार्यकाल दो बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, समझ गया ना।
क्लियर बात समझ में आ गई। देखो 71 से लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 71 में 5 जोड़ो तो कितने हो गए, खत्म हो जाएगी भाई, 71 5 76, 76 में लगभग चुनाव होने थे, लेकिन उन्होंने 2 साल बढ़ाए, 76 और एक 77, ये 2 साल इन्होंने लगातार बढ़ाए। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल जो 18 मार्च 1976 को समाप्त होता गया था, उसके 1 वर्ष के लिए 18 मार्च 1977 तक बढ़ाया गया। यह बढ़ोतरी लोकसभा अधिनियम 1976 द्वारा की गई। इसे फिर 1 वर्ष के लिए 18 मार्च 1978 तक बढ़ाया गया। यह लोकसभा संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। हालांकि 5 वर्ष 10 माह 6 दिन के विस्तार के बाद 18 जनवरी को सत्र को सदन में गठित कर दिया गया था। ठीक है ना, बस यही बात याद रखना कि लोकसभा जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो लोकसभा के कार्यकाल को हम, जो उसका सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके बाद भी हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं एक बार में। वैसे हम अनलिमिटेड बार बढ़ा सकते हैं, और ऐसा हुआ है जब नेशनल इमरजेंसी जब ये इंदिरा गांधी के टाइम पे जब लगी थी तब बढ़ाया था ना, ये याद रखना। अब अगली बात करते हैं हम। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल समय संसद किसी राज्य विधानमंडल के कार्यकाल की 5, अब ऐसे समझ लेना कि अगर संसद है वो राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है ना, एक बार में, प्रत्येक बार में, और जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद एकदम 6 माह तक रहता है, इसमें भी ये 6 माह तक रहेगा, समझ गए ना, उसमें भी वो 6 माह तक रहता है, इसमें भी वो 6 माह तक रहता है जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। अब आ जाओ इस पे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ ये मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ेंगे, फिर बाकी बचाओ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे मतलब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सुनिए, देखो मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा कि जब आर्टिकल 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव वर्णित करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, ठीक है, निलंबन ध्यान रखना। जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। ये 2 प्रावधान निम्नलिखित वर्णित किए गए हैं। अब इसको पूरा समझने की कोशिश करना, इतनी बड़ी महागाथा का हम छोटा सा सार निकालेंगे, बस सुनना तुम। देखो, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन कब होता है, जब आर्टिकल 300, इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, जब नेशनल इमरजेंसी की क्या की जाती है, उद्घोषणा की जाती है, जब, है ना, जब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट सुनना, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी वैसे ही आर्टिकल 19 निलंबित, ठीक। इसके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती, आदेश नहीं निकालेगा कोई भी अलग, ठीक है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में स्वतंत्र होता है, ठीक है, राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है, समझ गए ना, अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर हुई बात है। अब सुनना, जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 से स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई भी कानून अप्रभावी हो जाता है, ठीक है, आपातकाल के बाद है, किंतु आपातकाल के समय हुई किसी चीज का प्रतिकार्य भरपाई नहीं होती। यहाँ तक आपातकाल के बाद भी इसका तात्पर्य है कि आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखो पॉइंट है, मोटा मोटा ये समझ लेना। अब इसके 1 सेकंड, इसको पूरा आगे पढ़ते हैं फिर मैं पूरा बताऊंगा। 1978 के 44 संशोधन के अनुच्छेद 358 की संभावना में 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है, 58 पर 2 प्रतिबंध लगा दी। कब? 44 संशोधन में। क्या कि प्रथम अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध तथा भारी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जाएगा, समझिए। 44 संशोधन ने ये कहा कि प्रथम जो अनुच्छेद है वो युद्ध तथा भारी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित होंगे, न कि शस्त्र विद्रोह के आधार पर। समझ में आई बात? शस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है ना, शस्त्र के आधार पर हमारा आर्टिकल 19 प्रभावित निलंबित नहीं होगा। दूसरे केवल उन विधियों को जो आपातकाल से चुनौती नहीं दी जाएगी, केवल उन विधियों जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जाएगी, तथा ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जाएगी। इस टाइम पे जो निर्णय बनाए गए थे उनको भी चुनौती नहीं दी जाएगी। क्लियर हुई? आगे देखिए सेकंड। अब देखो, इससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखो, आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। पहले संविधान में, मूल संविधान में लिखा हुआ था कि 358 में एक बात लिखी हुई है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, और जैसे नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ये पुनर्जीवित हो जाएगा। ये 2 बातें लिखी हुई। उसके बाद 2 चीजें करेगी कि जब हम बात करते हैं कि
इसमें संविधान में 2 चीजें करी गई। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आप इसको लेकर कि संविधान उसमें कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ऐसा है ना। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि 44वें संविधान संशोधन करा गया और 358 पे 2 प्रतिबंध लगाए गए, और 2 प्रतिबंध में ये कहा गया कि साहब जब भी आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हो, तो अगर नेशनल इमरजेंसी युद्ध और भारी आक्रमण से होती है, यानी भारी कारणों से होती है, भारी जिसको भारी आपातकाल भी बोलते हैं, तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। बहुत ध्यान से और डीप समझना इसको। तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है सशस्त्र विद्रोह के कारण, जिसको पहले हम आंतरिक अशांति भी कहते हैं, तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता। समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब चलो, अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और अभी मुझे पीछे चलना पड़ेगा, मैं थोड़ा इसको मैं कर चुका हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिएगा। समझ गई ना आप? इस बात को समझना, बार बार देखना इस वीडियो को, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और इसको क्लियरिटी ही आपको सिलेक्शन करवाएगी, ये ध्यान रखना ना, चीज़ों को क्लियर रखना आप। अब आगे करते हैं, अन्य मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, कब निलंबन होगा। अनुच्छेद 359 में बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के अधिकार करता है। ठीक है, 359 में साफ लिखा हुआ है कि जो अन्य मूल अधिकार है ना, अन्य मूल अधिकार जो है उनको हम कैसे, अन्य मूल जो अधिकार है उनको हम कैसे निलंबित कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन कौन से, जैसे आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। इसमें क्या होगा, ये बहुत बड़ी ध्यान बात है कि इसमें फंडामेंटल राइट आपका निलंबित नहीं होता, बल्कि उसको जैसे जैसे हमें उपचार नहीं मिलता है। अब देखो, समझो, ऐसे समझो इसको कि जब भी मान लो सामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होती है, सामान्य परिस्थितियों में मान लो कि तुम्हारा आर्टिकल 21 वायलेंट होता है फॉर एग्जाम्पल, या फिर मान लो 17 वायलेंट होता है, तो उसमें तुम क्या करते हो, तुम जाते हो 2 जगह, तुम्हें रेमेडी मिलती है, तो रेमेडी के तौर पे हम कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है। तो हम ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में आप रीट लगा सकते हो, और इसकी आर्टिकल 226 में आप रीट लगा सकते हो। इन दोनों में क्या होता है कि इसमें आप रीट लगा सकते हो, यानी उपचार मिलता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं, तो आप इसमें उपचार कर सकते हो। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो ये जो उपचार है ना, ये कैंसिल होता है, फंडामेंटल राइट कैंसिल नहीं होता, आपको रेमेडी नहीं मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यही है, वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल उनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबित उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं। ठीक है, और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है, तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकती है। ठीक है, समझ गए ना, या कार्यकारी कदम उठा सकती है। ऐसा किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखता। ऐसे किसी आदेश की अवधि समाप्त होने पर संबंधित विधि को मूल अधिकार के समान ही समाप्त माना जाएगा, परंतु इस आदेश के दौरान बनाई विधि के अंतर्गत किए गए कार्य का इस आदेश के समाप्त होने के बाद कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी आदेशों को समाप्ति के बाद उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ गए? मोटा मोटा ये है कि आपने नेशनल इमरजेंसी में जो काम कर लिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में किसी भी उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। नेशनल इमरजेंसी में मान लो आपने कोई फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो जैसे ये खत्म होगा, नेशनल इमरजेंसी वो खत्म हो जाएगी। अब देखो, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 359 की क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाए गए। जैसे हमने वो पीछे 2 प्रतिबंध पढ़े, इसमें ही 2 प्रतिबंध लगाए गए। पहला है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। मैंने पीछे पढ़ाया तुमको कि आर्टिकल 359 में ये लिखा है कि हमें क्या होगा, राष्ट्रपति चाहे तो बताएगा, हमें फिक्स बताएगा कि इस ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट है वो निलंबित किए जा रहे हैं। ठीक है ना, इनका उपचार निलंबित किया जा रहा है। समझ गए? लेकिन ये बात 44 संशोधन में कह दी कि 20-21 जो है ना, आर्टिकल 20 और 21 जो हमें 20 जो प्राण होते हैं, सॉरी दोषिति, यानी कि जो अपराध हो जाता है तब हमें दोषिति के संबंध में जो संरक्षण मिलता है वो, और एक होता है ये जो आपातकाल में जो हमारी प्राणोदयिक स्वतंत्रता है, ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल है ना, इनको निलंबित नहीं कर सकते आप। समझ गए ना? ठीक है, ये इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, इनको आप निलंबन नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में अपराध के लिए दोषिति, ये दोनों बातें हैं,
द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों के कार्यों को नहीं जो उनके तहत तहत लिए गए अथवा बनाए गए हैं। यानी जो संरक्षण है ना, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हो, उन विधियों कार्यों को नहीं जो उनके तहत अथवा बनाए गए हो। समझ गए ना? आपातकाल में आपने कोई निर्णय ले लिया तो उनको संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन उन विधियों को कार्य नहीं जो उसके तहत के लिए भी बनाए गए हैं। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? चलो अब थोड़ा सा ना डिफरेंस पड़ता है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में क्या है, तो थोड़ा तुमको क्लियरिटी और ज़्यादा होगी। देखो आर्टिकल 3 धीरे धीरे क्लियरिटी होती है ना, वो ज़्यादा बेटर होती है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। देखो आर्टिकल 358 और 359 में निम्नलिखित अंतर है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है। समझ में आ गई बात? जबकि अनुच्छेद 359 उन मूल अधिकारों को से संबंधित है जिनको राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नियमन होता है। दोनों बातें क्लियर होगी? चलिए अब क्या पता कभी एग्जाम में मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में अंतर बताओ, तो थोड़ा समझ लेना उसको। बहुत आरएस में या आरपीसी में भी क्या पता थोड़ा डीप क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 358 स्वतः या आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निलंबन हो जाता है, यानी स्वतः खत्म हो जाता है। दूसरी ओर 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन करे। ठीक, अनुच्छेद 358 केवल यानी है ना 358 केवल आपातकाल जब युद्ध भारी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होता है, ठीक है, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब शस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है। इसके समय दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। बात मोटी मोटी ये समझ लेना कि मैंने तुमको पीछे एक बात बताई थी कि आर्टिकल 19 आपका जब युद्ध और भारी आक्रमण हो रहा है तो वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 19 कब निलंबित नहीं होगा? जब क्या होगा? शस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित किया गया। ये बात मोटी मोटी बताई गई है, समझ गए इस बात को? ठीक है, और जबकि ये भारी और आंतरिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आर्टिकल 359 भारी तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। ये समझ गए? क्लियर। अगला है आर्टिकल 358 में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबन कर देता है, जबकि ये बात ध्यान समझना, मूल अधिकारों की आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकार के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह संपूर्ण आपातकालीन अवधि अथवा अल्पकालीन हो सकते हैं। इस बात को मोटा मोटा ये समझना कि जितने दिन नेशनल इमरजेंसी रहेगी उतने दिन आर्टिकल 359 358 लागू रहेगा, लेकिन जो 359 है उसमें कहा गया है कि किसी भी जिस मूल अधिकार को राष्ट्रपति ने उल्लंघन करा है या निलंबन करा है उसका एक टाइम पीरियड दे देगा, जैसे 2 महीने तक तुम्हारा आर्टिकल 21 काम नहीं करेगा, सॉरी 25 काम नहीं करेगा, ऐसा है। ठीक है, एक अवधि दे देगा, समझ गए ना? अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा 359 संपूर्ण देश तथा किसी भाग विशेष में भी लागू हो सकता है। ठीक है ना? अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20-21 के निलंबन को लागू नहीं करता। समझ गए ना? ये निलंबन नहीं लागू नहीं करता, समझ गए ना? यानी कि 358 में 20-21 निलंबित नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? ये कब जोड़ी गई थी? 44 संशोधन से। अब देखो अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में उसे कार्य करने का अधिकार देता है जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लेखित करता है। समझ गए ना? इस बात को है ना, वो पीछे अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी कि अगर आर्टिकल 19 मूल अधिकारों के सामने नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, ठीक है ना? मतलब अगर 19 में ही केवल 19 में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये उनको देता है जो राष्ट्रपति आदेश देता है ना, उनमें चेंजेस करने के अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 एक समानता भी है, वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्त देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं। समानता क्या है? वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्ति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित है। मतलब देखो आर्टिकल 350 और 359 में लिखिए कि उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्त करते हैं, मतलब न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते जो आपातकाल से संबंधित है, उनको नहीं जो आपातकाल संबंधित नहीं है। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों को दोनों अनुच्छेद संरक्षण देता है। समझ गए ना? मतलब तुम ये समझ लो मोटा मोटा कि अगर आपातकाल में कोई निर्णय लिया गया तो उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। समझ गए ना? इसलिए ये पॉइंट है, समझ गए ना? और आपातकाल के अलावा कोई निर्णय लिया गया तो उसको आप चुनौती दे सकते हो। अब तक की गई कई घोषणाएं, चलो छोटा छोटा पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार अभी तक 3 बार 1962 यानी कि जो
3 बार, ये भारी आक्रमण की बात कर रहा है। 1962 और 1971 और 1975 में घोषित किए गए नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। पहली राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, ठीक है। नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में चीनी आक्रमण के एक सेकेंड, चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया तथा यह जनवरी 1968 तक जारी रहा। पहला आपातकाल 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई, ठीक है। दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। दूसरा और तीसरा दोनों आपातकाल घोषणाएं मार्च 1973 तक समाप्त हुई, ठीक है। पहली दो आपातकाल घोषणा 1962 और 71 भारी आक्रमण के आधार पर थी, यानी पहली जो थी वो भारी आक्रमण के आधार पर थी, ठीक है। जबकि तीसरी घोषणा जो हुई वो आंतरिक उपद्रव के कारण हुई, ठीक है। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों और उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे, ठीक है। 1975 में घोषित आपातकाल के सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ है। उस समय आपातकाल में अधिकारियों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। आपातकाल के बाद 1970 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हो जाती है, जनता दल सत्ता में आ जाता है। इस सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारण पारस्परिकता का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। शाह आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया, जिसमें आपातकाल अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के कई उपाय बताए गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आरोपण के आधार, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के आरोपण के आधार, और ये हम पढ़ेंगे। चलो अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 355 के प्रत्येक राज्य को भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने, ठीक है। अनुच्छेद 355 में क्या लिखा हुआ है कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य को भारी आक्रमण, कोई भी राज्य है उसको भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति से बचाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है, ठीक है। यह सामान्यतः रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 आ गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्र शासन के रूप में जाना जाता है, इसे राज्य आपातकाल या संविधान का आपातकाल भी कहा जाता है। तो अब इसको ना एक सेकंड, ठीक है, ये हम कब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेशनल जो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको ना पूरा रिवाइज करना आपका ना, चीजों को लेकर थोड़ा अच्छे से क्लियर करना कि क्या बोलना चाह रहा है, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, अध्यारोपण क्या है ना, इसमें हटाने का क्या प्रस्ताव है, कौन से फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं, केंद्र राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। ये पूरा क्लियर करना, और नेक्स्ट इसका मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, और ठीक है, अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से कवर करिए चीज़ों को। धन्यवाद।